नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम है। और इसका पाठ हम अभी पढ़ रहे हैं, कैसे बनती है कविता। उसका पहला भाग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में बच्चों, पहले में हमने ये पढ़ लिया था कि कविता क्या है और कैसे बनती है। अब हम इसमें जो है वो कविता के उपकरण क्या क्या हैं और इसमें छंद और शब्द का जो बिंब का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कविता के उपकरण, कविता का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब शब्द ही नहीं होंगे तो हम कोई वाक्य ही नहीं निर्मित कर सकते, और जब वाक्य निर्मित ही नहीं होगा तो कविता की रचना तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे जो कविता का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण और पहला उपकरण बताया गया है वो है शब्द। तो शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेज कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखें। तो जाहिर सी बात है, जो कविताएं हैं वो क्या हैं, शब्दों का खेल ही तो हैं। शब्दों के खेल से ही कविताएं रची जाती हैं, अब वो चाहे भावात्मक हो और चाहे परिस्थिति जन्य हो। उनसे मेल जोल बढ़ाना, एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रखता है। जिस तरह इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान के नई दुनिया से जुड़ना है, उसी प्रकार शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। वास्तव में रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की आवश्यकता होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। जब व्यक्ति कविता करना चाहता है तो यदि वह जब अपने भावों को तुकबंदी के माध्यम से शब्दों में पिरोना शुरू करता है तो निश्चित है कि वह क्या है, कविता का रूप लेने लगती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया कि घो घो रानी कितना पानी। आप देखते हैं ना, गांव में खेल खेल में बच्चे इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं। या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये तो लगभग सभी ने ही बोला होगा। इतनी कविता के रचनाकार तो सभी हैं। इसी तरह से बच्चों, रघुवीर सहाय जी ने शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयोग किया है। जैसे आपके पुस्तक में उदाहरण दिया हुआ है, उन्होंने एक देखेंगे कि कैसी कविता ली है और कितनी कह सकते हैं आसान है लेकिन अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं मैं तोता होता, यहाँ पे प्रश्न है कि जैसे कहते हैं ना, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। तो इस तरह से यहाँ पर भी उन्होंने एक कविता की 2-3 लाइनें ली हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तोता होता। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह की तुकबंदी है, ये तुकबंदी में ही यह कविता रच दी गई है। कविता के शब्दों से खेलने की प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। पहले हम इस तरह के छोटे छोटे वाक्य निर्मित करते हैं, फिर पैराग्राफ, फिर 2 पैराग्राफ, फिर 3 पैराग्राफ, ऐसे करके हम एक अच्छी सी कविता का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि शब्दों से यदि खेलना आपको आ गया तो कविता की रचना आप आसानी से कर लेंगे। तो कविता की रचना की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक चली जाती है। इसका एक और उदाहरण दिया है यहाँ पर। धूमिल की कविता है, मोची राम की कुछ पंक्तियाँ हैं। धूमिल की कविता मोची राम है, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। जैसे चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 2 अर्थ है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। लेकिन इन्हीं पंक्तियों की संरचना बदल देने पर क्या होगा, अर्थ भी बदल जाएगा। बच्चों, यहाँ पे अभी तो आप देख रहे हैं कि पेशे पे चोट लगना, अर्थात कोई कार्य, कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं और उसका मेहनताना आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या होंगे, दुखी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ यह भी दिखाया गया है कि अगर एक मोची है और वह कील ठोक करके कोई चीज़ आपकी ठीक कर रहा है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, खास तौर से जूते चप्पल की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे ये कहा गया है, कवि जो है वो ये कहना चाहता है, शब्दों से खेल रहा है कि यदि वह उस पर चोट करेगा, जैसे जूते देखते हैं कि अगर फट गए हैं उसको सिलवाने जा रहे हैं,
तो अगर उसमें जब वो कील लगाता है तो वो कील कई बार एक आध कील टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, तो उस पर चोट तो पड़ती है, लेकिन वो क्या होती है, एक आध चोर कील जो है वो छिप जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो दिखाई नहीं देती मोची को। लेकिन जब उसको मौका मिलता है तो क्या करती है, वह उभर आती है और उंगली में गड़ जाती है। तो इस तरह से इस कविता का जो देखेंगे शब्दों का जो खेल है वो कैसा है, द्विअर्थी है, दो अर्थों में इसका अर्थ जो है वो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों जो है वो इसमें आपने ये देखा। अब जो है कविता लिखते समय जो हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें बिंब और छंद होना चाहिए। तो इसे बच्चों बिंब और छंद को आंतरिक लय भी कहा जाता है। यह कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन क्या है, इंद्रियां ही हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही हम देखते हैं ना, आपकी जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, जैसे क्या करते हैं, उसी से हम जो है समझते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो उसी से हम अपना जीवन जो है वो चलाते हैं। उसी से हमें यह पता चलता है, जैसे इंद्रियां हैं तो आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, तो इस तरह से ऐसे ही जो है वो रस, स्पर्श, गंध आदि का भी जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। वे स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। बच्चों, एक आपने ऐसी कविताएं पढ़ी हुई हैं, पाठ में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय दृश्य बिंब, जैसा आपने पढ़ा ना कार्नेलिया वाला, अरुण यह मधुमय देश हमारा वाला पढ़ा है। अगर उसमें सूर्य का वर्णन किया जा रहा है, प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन किया जा रहा है, तो वर्णन जब जैसे ही किया जाता है वैसे ही सूर्योदय रोज होता है और हम भी अपनी खुली आंखों से देखते हैं। तो उस समय हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने दृश्य बिंब जो है वो उभर करके आ जाता है। तो ऐसे ही शब्दों के माध्यम से, शब्दों को पिरो करके जब हम काव्य की पंक्तियां बनाते हैं तो उसके साथ ही साथ हमारे सामने जो है वो चित्र बिंब आ जाता है, दृश्य बिंब आ जाता है, ध्वनि बिंब आ जाता है। तो इस तरह से कविता में बिंबों का भी उल्लेख होता है और यह उसके लय को कह सकते हैं, यह आंतरिक लय भी इसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक दूसरा भी उदाहरण यहाँ पे है कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रुदन। बच्चों, यहाँ पे जो बगुले होते हैं वो कैसे होते हैं, सफ़ेद से होते हैं। और तट के किनारे, कवि ने वर्णन किया है कि तट के किनारे जो विधवा स्त्रियां होती हैं तो वो आप देखते हैं कि वो रंगहीन वस्त्र आदि धारण करती हैं। और पहले के ज़माने में मुंडन की प्रथा भी थी। यदि एक महिला जो है, एक स्त्री अगर विधवा होती थी तो उसके सिर के बाल मुंडा दिए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों की तुलना देखिए कैसे की जा रही। जो बगुला है वो कैसा है, सफ़ेद रंग का, उसकी गर्दन ऊंची है। और जो विधवाएं हैं वो क्या है, वो सफ़ेद वस्त्रों को पहनी हुई हैं और सिर भी उनका मुंडा हुआ है, घुटा हुआ है। तो इसलिए उनकी गर्दन भी जो है वो कैसी लग रही है, बगुले के समान जो है वो थोड़ी लंबी सी लग रही है। तो आप देखेंगे कि कैसी कल्पना, शब्दों का कैसा मायाजाल, शब्दों का किस तरह का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है और कैसे इसके साथ इसका सटीक भाव साम्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें वही है कि बगलों से वृद्धाएं विधवाएं पढ़कर हमारी स्मृति में बगलों का आकार, उसकी सफ़ेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफ़ेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जब ऐसा वर्णन हो रहा है और जब ऐसा वर्णन मैं भी आपके समक्ष पढ़ रही हूँ तो इस समय आपके सामने क्या हो रहा है, आपके सामने जो है वो एक चित्र उभर करके आ रहा है जिसको कि काव्य में बिंब कहा जाता है और यह दृश्य बिंब के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों कविता में बिंब का अत्यंत महत्व होता है, छंद और बिंब दोनों का महत्व होता है। यहाँ पर हमने आपको बिंब का महत्व बता दिया है। छंद जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ बच्चों इसमें आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने बताए हैं कि आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि पाठ को पढ़ाते समय जो बीच बीच में से एक एक नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे
वह मैं बता दे रही हूँ जगह जगह, तो उसको आप उसी तरह से लिखते चलेंगे। और ये जितना भी कार्य अभी मैंने आपको यहाँ पर पीपीटी में दिखाया है लिख करके और पढ़ाया है, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद में छंद के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी कि छंद जो है वो कविता का अनिवार्य तत्व कैसे है। धन्यवाद।